रोशनपुर गांव के बीच से हाईवे के गुजरने के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। हाईवे के आसपास की जमीन के दाम आसमान छूने लगे थे और बड़े बड़े सेठ उस जमीन को खरीदकर वहां रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। एक दिन, ये इतनी बड़ी जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, मुखिया जी किसकी है ये जमीन? हमारी बात करवाइए मालिक से, हम इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जाने दीजिए सर, ये जमीन किसी काम की नहीं है, शापित है ये। फिर तो और भी अच्छी बात है ना, जो जमीन गांव के किसी काम की नहीं वो हमारे काम आ जाएगी। मुखिया के मना करने के बाद भी सेठ उसकी बात नहीं मानता और सरकारी दफ्तर से एनओसी लेने के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है। बिल्डिंग के बनने का लगभग 50% काम हो चुका था। साइट पर काफी सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन जैसे ही रात हो जाती सब अपने अपने घर को लौट जाते और साइट पर बस चौकीदार राम सिंह ही बचता। यहां से वहां दौड़ते हुए नजर आ रही थी। राम सिंह पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसे इतना तो आभास हो ही चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, पारलौकिक शक्ति है। अचानक से राम सिंह को अपने पूरे शरीर पर कुछ जकड़ सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके शरीर को कसती जा रही हो। राम सिंह अपनी जकड़ से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था। एकाएक राम सिंह को अपने चेहरे के पास एक भयानक दुर्गंध और किसी की गर्म सांसों का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत भयानक उसके आसपास है। राम सिंह महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राम सिंह किसी के गुर्राने की आवाज साफ साफ अपने कानों से सुन पा रहा था। अंधेरे में एक बड़ी सी काली परछाई अपनी ओर आती हुई राम सिंह को नजर आती है। कुछ ही पलों में एक भयानक जीव राम सिंह के सामने खड़ा हुआ था। दहशत से राम सिंह की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस जीव के शरीर से कुछ जटाएं लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी पौधे में होती है। वो जटाएं तेजी से लंबाई में बढ़ने लगी और आकर राम सिंह के पूरे शरीर से लिपट गई। राम सिंह की चीख बिल्डिंग में गूंजी और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। 12 बज गए थे और अभी तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अचानक ही सेठ को बिल्डिंग के अंदर से वाटर लिली की तेज स्मेल आने लगती है। ये अचानक से वाटर लिली की स्मेल कहाँ से आ रही है? वाटर लिली तो सिर्फ पानी में होता है और यहाँ तो आसपास में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। मैं जरा बिल्डिंग के अंदर देखकर आता हूँ। सेठ टॉर्च लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। तभी उसके छोटे भाई को बिल्डिंग के पीछे एक परछाई दौड़ती हुई नजर आती है। सेठ का छोटा भाई दबे पांव बिल्डिंग के पीछे की ओर जाने लगता है। वहां जाकर वो देखता है कि मुखिया तंत्र मंत्र का सामान और कुछ खाने की चीजें बिल्डिंग के पीछे की ओर रखकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। ओह, तो तू है इन सब के पीछे? तूने ही राम सिंह को मारा है ना? सच सच बता, क्या कर रहा था यहाँ पर? अरे सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने नहीं, बल्कि आप लोगों को होने वाली अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रहा था। वो वापस आ गया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर सेठ को बिल्डिंग के अंदर जल कुंभी और काफी सारा पानी पड़ा हुआ नजर आता है। ये पौधा यहाँ कैसे आ गया? ये तो पानी में होने वाला पौधा है। अचानक से इतना सारा पानी, जरूर ये किसी की शरारत है। कौन है यहाँ? मैं कहता हूँ कौन है, सामने आओ। देखते ही देखते वही जटाओं वाला भयानक जीव अपनी लंबी सी जीभ हवा में लहराता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है, जिसे देखकर सेठ की चीख निकल जाती है। अगले पल सेठ के शरीर से आकर कुछ रस्सी जैसा लिपट जाता है। सेठ जमीन में गिर गया था और बुरी तरह से छटपटा रहा था। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों ओर पानी ही पानी हो और किसी ने कोई भारी पत्थर बांधकर उसे नदी या तालाब में फेंक दिया हो। काफी देर तक जमीन पर छटपटाने के बाद अंत में दम घुटने के कारण सेठ की मौत हो जाती है। अगले दिन जब सेठ की लाश बरामद होती है
तो ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि सेठ का पूरा शरीर फूला हुआ था, जैसे वो पानी में डूब कर मरा हो। उसके शरीर पर जल कुंभी और वाटर लिली के पत्ते भी चिपके हुए थे। भैया की मौत पानी में डूबने से हुई है। इसका मतलब किसी ने उन्हें मारने के बाद यहाँ लाकर फेंका है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। मेरी बात मानिए, अभी भी इस साइट पर काम रुकवा दीजिए, वरना कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। आपकी ही तरह एक और शहरी बाबू आए थे 10 साल पहले, उनकी एक गलती के कारण ही वो लौट कर आया है। शहर रुक जाते हैं। ये क्या किया आपने? अगर गांव के रीति रिवाज रस्मों के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है क्या? बहुत बड़ी अनहोनी को बुलावा दिया है तुमने, पता नहीं अब क्या होगा। वो दोनों आदमी शैलेश को पकड़कर सीधा रणविजय की हवेली की तरफ ले जाते हैं। आप जानते भी हो आपके पोते ने क्या किया? अरे हम लोग गांव के बाहर भोग बना रहे थे और इसने आकर उस भोग को जूठा कर दिया। अब जल प्रेत का कहर इस गांव पर बरसेगा और उसका जिम्मेदार आप और आपका यह पढ़ा लिखा अनपढ़ पोता होगा। यह तो अनाड़ी है। अरे लेकिन आप तो इसी गांव के हैं ना। रणविजय गांव वालों को समझा बुझाकर शांत करता है। कुछ देर बाद गांव वाले लौट गए थे, लेकिन शैलेश को अभी भी ये पहेली समझ में नहीं आ रही थी। दादाजी आप बताएंगे आखिर ये सब क्या हो रहा है? जो लड्डू तूने उन लोगों को वहां बनाते हुए देखा था ना, वो मिठाई किसी दावत के लिए नहीं बल्कि जल प्रेत के भोग के लिए बनाई जा रही थी। जिनता कर ये कैसा सपना था? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या देख लिया आपने? पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। मैंने देखा वो हरिया मेरे बेटों को अपने साथ लिए जा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब भी वो हरिया मुझे सपने में दिखाई देता है ना, गांव में कुछ अनहोनी जरूर होती है, और इस बार तो वो मुझे मेरे बेटों के साथ दिखाई दिया है। मेरे बड़े भाई साहब उस समय किसी ब्याह में शामिल होने पड़ोस के गांव गए हुए थे। तब बारातें 3-4 दिन में लौटा करती थी, इसलिए पिताजी भी निश्चिंत थे कि भाई साहब 2-4 रोज में लौट आएंगे। लेकिन अगले दिन सवेरे पूरे गांव में कोहराम मच गया। भाई साहब की लाश तालाब में तैरते हुए मिली। पिताजी रणविजय सिंह को शैलेश पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए रात में वो पोते के साथ ही सोए। लेकिन देर रात गए शैलेश उठकर तालाब की ओर निकल गया। गर्मी का मौसम था, लेकिन जैसे ही शैलेश तालाब के निकट पहुंचा, उसे एक गहरी ठंडक का एहसास होने लगा। गर्मी में ठंडक का एहसास पाकर शैलेश के पूरे बदन में झुर्री सी दौड़ गई और वो उस ठंडक के सम्मोहन में तालाब की ओर खींचता चला गया। कुछ देर में वो तालाब के भीतर था और उसके पांव जैसे किसी दलदल में फंस गए थे। शैलेश अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो जितना हिलने की कोशिश करता, पानी में और गहरा धंसता चला जाता। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। किसी मजबूत ने उसके पूरे शरीर को दबोच लिया था। तभी एक भयानक प्रेत तालाब में से बाहर निकलता है और एक झटके में उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। तालाब का पानी कुछ ही देर में लाल हो गया था और रणविजय की लाश तालाब के ऊपर तैरने लगी थी। रणविजय के परिवार का एक और चिराग बुझने के बाद ये बात तय हो गई थी कि तालाब में जल प्रेत है और वो कोई और नहीं, हरिया ही है, जो मरने के बाद तालाब में जल प्रेत बनकर गांव वालों को सता रहा था। मुझे ऐसा लगता है उस जल प्रेत की शक्ति तालाब के पानी से ही है। यदि तालाब में पानी ही ना हो तो शायद ये जल प्रेत भी यहाँ से चला जाए। जमींदार बाबू, आप इस तालाब को भरवा दीजिए। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कम से कम इस डर से आजाद तो हो जाएंगी। जल प्रेत से छुटकारा पाने के लिए गांव के लोगों ने तालाब को भर दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले उस जमीन को अभिशापित मानकर उसके नजदीक नहीं जाते थे। जब से वो तालाब भरने का काम हुआ था, गांव में हो रही मौतों का सिलसिला रुक गया था। लेकिन आप लोगों ने एक बार फिर उसके मुंह खून लगा दिया है। अभी भी समय है सर, अपनी जान बचाकर निकल जाइए यहाँ से।
मुखिया और बाकी गांव वालों की आप बीती सुनने के बाद सेठ का छोटा भाई साइट पर काम बंद करवा देता है। कुछ साल के बाद इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी ऐसे ही खंडर बनी हुई है। मिस्टर विकास, बात करिए अरोड़ा ब्रदर से, हम खरीदेंगे इस बिल्डिंग को। जाने लगे तभी अर्जुन ने प्रिया को डराने के लिए अंधेरे में उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कौन है? भूत? भूत? भूत। बेशरम कहीं के। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है। मन तो कर रहा है तुम्हें यहीं से धक्का दे दूं। तभी थोड़ी देर बाद लाइट्स आ गई, लेकिन अब सर्कस का नजारा कुछ अजीब था। सर्कस में अब वे चारों ही बचे थे, बाकी ऑडियंस कहीं नहीं थी। ना जाने उन्हें जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अरे ये बाकी सब लोग कहाँ गए? जग्गू जोकर अभी भी मंच पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब बदल गया था। उसका चेहरा एक मुर्दा की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब शो का असली हिस्सा शुरू होगा। ये सब क्या हो रहा है यार? ये हमें डराने के लिए तुम लोगों का कोई प्लान तो नहीं है ना? देखो, अगर ऐसा है ना तो प्लीज बंद करो इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? यहाँ खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे थे, अचानक से सब लोग कैसे गायब हो सकते हैं? उन चारों का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उस सर्कस हॉल में जो हुआ था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ऊपर से जग्गू जोकर के मुंह से निकली इस बात ने उनके डर को और बढ़ा दिया था। चलो चलते हैं यहाँ से, उठो सब लोग, चलो। नो 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 नो, तुम लोग अब मेरे स्पेशल शो का हिस्सा हो। अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। तभी अचानक से सर्कस हॉल में अंधेरा छा गया और वहां जग्गू जोकर की भयानक हंसी सुनाई दी। वो चारों बेहद बुरी तरह हड़बड़ा गए। तभी रोहन को अपने पास कुछ महसूस हुआ। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाया। तभी अचानक से उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो पीछे मुड़ा। जग्गू जोकर उसके चेहरे के सामने था। उसकी आंखें लाल और भयानक लग रही थी। डर के मारे उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। रोहन को लगा कि वो जोकर के वेश में किसी भयानक आत्मा को देख रहा है। तभी अचानक से सर्कस में एक भयानक आवाज गूंजी। वो चीख कुछ अजीब थी, जैसे कोई चीखते हुए किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वापस आई तो रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि वे अब उस सर्कस हॉल में नहीं थे, बल्कि एक अजीब से कमरे में थे, जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी और वहां बड़ी ही अजीब से भयानक चित्र बने हुए थे। कमरे में एक बड़ा सा आईना था, जिसमें उनकी परछाइयां अजीब से आकार में दिख रही थी और उनकी आंखें किसी शैतान की तरह लाल हो चुकी थी। तुम लोगों का मेरे सर्कस में स्वागत है। तुम यहाँ पर मेरे नए मेहमान हो। हमें जाने दो, हमें किसी सर्कस में नहीं आना। प्लीज जाने दो हमें। नो नो नो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। चलो आओ, खेलो मेरे साथ। कैसा खेल? देखो, हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। खेल तो तुम्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। देखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहते। एक तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें जाने दो प्लीज। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आवाज नहीं, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी जान बचानी है ना तुम्हें? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा अचानक से खुल गया। तभी एक बहुत तेज रोशनी उन पर पड़ी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो रोशनी उन्हें खींचती हुई अंदर की ओर ले गई।
उन चारों ने दरवाजा पार तो कर लिया, लेकिन उस दरवाजे से बाहर निकलकर वो अपनी दुनिया में पहुंचने की बजाय एक अजीब सी जगह में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई कब्रिस्तान हो, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वहां पर किसी की कब्रें नहीं थी, बल्कि फर्श पर मृत लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो अभी भी तड़प रही थी। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ आ गए हम? मेरा सर्कस है जहाँ तुम लोग भी इन सब की तरह अब अपनी जान गंवाओगे। तभी एक भयानक आवाज आई और वहां पर एक बड़ा सा हॉल खुल गया। उनके चारों तरफ बहुत तेज रोशनी थी, जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए किसी ने वहां कोई पोर्टल बनाया हो। उस हॉल में से एक लंबा हाथ निकला और उसने रोहन को पकड़ लिया। अर्जुन, बचाओ मुझे। रोहन! वो हाथ रोहन को अपनी ओर खींच रहा था। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचने लगे। तभी प्रिया को अपने दाहिने पैर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसके पैर पर डंक मार दिया हो। दर्द के मारे वो चीखती हुई नीचे गिर गई। तभी वहां पर तड़पती हुई अधमरी लाश ने उसे जकड़ लिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। वो दृश्य बेहद खौफनाक था। डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ! अर्जुन! निशा! प्लीज प्लीज हेल्प मी! प्रिया की चीख भरी आवाज सुनकर जैसे ही उन दोनों का ध्यान प्रिया की तरफ गया, वैसे ही वो हाथ रोहन को खींचता हुआ अपने साथ लेकर उस हॉल से कहीं गायब हो गया और वो हॉल भी वहां से उसी समय अदृश्य हो गया। रोहन! वो अधमरी लाश धीरे धीरे प्रिया से लिपटती जा रही थी। प्रिया खुद को उससे छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अधमरी तड़पती हुई लाश भी उससे बहुत शक्तिशाली थी। हेल्प मी! प्रिया की चीख जब उन दोनों के कानों में पड़ी तो फिर से उनका ध्यान प्रिया की तरफ पड़ा। रोहन तो अब वहां से जा चुका था, इसलिए प्रिया को बचाने वो दोनों उसकी तरफ दौड़े। अर्जुन! निशा! प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज! कहाँ हो तुम लोग? अर्जुन और निशा दोनों अपनी पूरी ताकत से उस अधमरी लाश को प्रिया से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाश ने प्रिया को नहीं छोड़ा। तभी निशा के पैर को भी वहां पर पड़ी एक लाश ने जकड़ लिया। निशा को भी अपने पैर में वैसा ही दर्द महसूस होने लगा और वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पड़ी एक और लाश उसके पैर को जकड़ती हुई ऊपर की तरफ आ रही थी। अर्जुन! अर्जुन बचाओ मुझे, ये मार डालेगा मुझे। अर्जुन! ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गए हम? अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे उन दोनों की मदद करे। उसे अब लग रहा था कि कुछ देर बाद उसे भी वहां पड़ी वो अधमरी लाशें अपने चंगुल में ले लेगी। तभी अर्जुन की नजर वहां पड़े एक लोहे के डंडे पर पड़ी। उसने वहां पड़ा वो लोहे का डंडा उठाया और उन लाशों पर वार करना शुरू किया। तभी डंडे का वार पड़ते ही उनके सर से खून का फवारा फूट पड़ा और वो अधमरी लाशें बेहद भयानक आवाज में दर्द से चिल्लाने लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। बहुत मुश्किल से अर्जुन ने लाशों को प्रिया और निशा से दूर किया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगे, लेकिन जग्गू जोकर की हंसी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। ये तो बस एक पड़ाव था, तुम कुछ भी कर लो, अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। मेरा ये सर्कस अब तुम्हारी कब्र होगा। तीनों दोस्त भागते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे क्या खतरा उनका इंतजार कर रहा है। आगे भागते भागते वो एक खंडहर में पहुंच गए, जहां सूखे पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। हर तरफ बस अंधेरा था, जो उनके डर को और बढ़ा रहा था। वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें और अधिक भयानक जगहों पर ले जा रहा था। तभी चलते चलते निशा का पैर पेड़ की एक झाड़ी में फंस गया। निशा झाड़ी से अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही थी,
तभी वो झाड़ी निशा को खींचती हुई ले जाने लगी। अर्जुन, प्रिया, मुझे बचाओ, ये मुझे ले जाएगी। अर्जुन और प्रिया उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़े और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े और उस झाड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस झाड़ी ने बहुत तेजी से निशा को घसीटते हुए वहां से ले जाकर पेड़ पर लटका दिया। क्या हुआ? नहीं बचा पाए अपनी प्यारी दोस्त को? बहुत याद आ रही है ना उसकी? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज दूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारी वजह से हमारे 2 दोस्त मारे गए। मैं तो डर गया, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा क्या होगा? उठो अर्जुन, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। प्लीज उठो, प्लीज। हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, प्लीज। तुम लोग मुझे बहुत मजा दे रहे हो। तुम्हारी मौत मेरे लिए एक अच्छा शो होगा। अब उन दोनों को तो मैंने मार डाला, अब एक एक करके तुम दोनों की बारी है। तुम बताओ, मैं तुम्हें अलग अलग मारूं या एक साथ ही मार देता हूँ? इसकी बातें मत सुनो अर्जुन और भागो यहाँ से। अर्जुन और प्रिया ने निशा की लाश को छोड़कर वहां से भागने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर वे वहां रुके तो वे भी निशा और रोहन की तरह मारे जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम लोग फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मुझसे भागना है? मैंने तो तुम्हें खेल खेलने को कहा था, लेकिन तुम हो कि बस मुझसे दूर भागे जा रहे हो। देखो, खेल का अगला पड़ाव तुम्हारे सामने है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का पोर्टल। अर्जुन और प्रिया ने अपने सामने देखा तो उस वीरान खंडहर से वो एक सुनसान अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। उनके सामने ही एक लिफ्ट खड़ी थी। लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुल गए और जग्गू जोकर ने उन्हें अंदर बुलाया। आओ, तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे खेल का अगला पड़ाव खेलो। लिफ्ट में एक स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, जिंदा बचना है तो खेल खेलो, अगला पड़ाव कमरा नंबर 13। ये सब क्या है? जरूर ये इसकी कोई साजिश है। ये हमें भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा ये हमें। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें इस खेल का अगला पड़ाव खेलना ही होगा। कुछ देर बाद लिफ्ट रुक गई और दरवाजे खुल गए। अर्जुन और प्रिया कमरा नंबर 13 में पहुंच चुके थे। कमरा नंबर 13 में पहुंचने के बाद अर्जुन और प्रिया ने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अब वहां फंस चुके थे। कमरा बहुत पुराना और धूल भरा था, जिसमें कई पुराने सामान पड़े हुए थे। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक सर्कस देखने आए थे हम तो, और ये सब क्या हो गया? लेकिन एक बात तो है, वो हमें इस कमरे में लाया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो जरूर है। मुझे नहीं पता क्या राज और कौन सा राज। मुझे बस कि जग्गू जोकर की आंखें अब पूरी तरह गुस्से से लाल हो गई थी। मेरा सर्कस जिसे भी नजर आता है वो उसे देखने के लिए मेरे सर्कस के अंदर आता है, तो फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकलता। तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे मारा गया, अब तुम भी मारे जाओगे। जग्गू जोकर के हाथ में एक बड़ा चाकू था। वो चाकू लेकर उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। प्रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, भागो यहाँ से। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागने लगे, लेकिन कमरे का वो दरवाजा नहीं खुला। जग्गू जोकर ने अर्जुन और प्रिया पर हमला कर दिया और उन दोनों को हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सुला दिया। तुम दोनों भी अब मेरे सर्कस का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरी हो गई। सर्कस के अंधेरे में अर्जुन और प्रिया की चीखें गुम हो गई।
जग्गू जोकर का सर्कस फिर से खाली हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां रहती है और वो अभी भी अपने नए शिकार की तलाश में है। चलो ना यार, मैंने कभी कोई सर्कस नहीं देखा, आज देखते हैं।